तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है, आज हफ्ते का पहला दिन है और इसी सिलसिले में एक फिर दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल लाइव आप लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप लोगों ने जिस तरह का अपना विचार रखा था, कल जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, चाहे वो अंजलि का केस हो, चाहे 2 केस और थे, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग सही को सही कह रहे थे, गलत को गलत कह रहे थे। ना किसी के ऊपर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट था कि अगले ने कहा होगा तो वो बात सही होगी। ना किसी की अंधभक्ति आप लोग कर रहे थे। यहाँ अंधभक्ति का मतलब किसी विशेष पार्टी से नहीं था। अंधभक्ति का मतलब कोई एक ऐसा आदमी जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसने जो बता दिया वही गीता कुरान है, उसने जो कह दिया वही सच्चाई है। ऐसी चीज़ें आप लोग नहीं करते। इस बात को लेके मुझे उम्मीद से ज़्यादा खुशी हुई है। मुझे कल लग रहा था कि कुछ लोग आएंगे जो ज़बरदस्ती साइड लेंगे, मुझे गलत कहेंगे, आप लोगों को भी गलत कहेंगे और इस तरह की बातें कहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, आपके लिए सैल्यूट है मेरी तरफ से। तो बात करते हैं आज की कहानी की। आज की जो कहानी है, ये कहानी अपने आप में बड़ी अलग भी है, बड़ी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि इस कहानी में जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, जिसने जो अपराध किया था, वो न जाने कितने अपराध कर चुका था, पर एक छोटी सी गलती जो न उस अपराध से जुड़ी थी, न किसी दूसरे मामले से जुड़ी थी, वो गलती महज छोटी सी थी, किसी को कानो कान खबर भी ना होती, लेकिन कहीं से वो खबर किसी आदमी को लगती है। आदमी पुलिस को बताता है और पुलिस जब इस मामले में उस आदमी को उठाती है तो कई सालों से चल रही घटनाओं के बारे में भी भंडाफोड़ होता है। और जब पूरा वाकया खुलता है तो एक तरह से पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि एक आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे हो सकता है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो आज की कहानी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। कहानी शुरू 2004 से होती है, कहानी ख़त्म 2017 पे होती है। कहानी का जो सिलसिला है लगभग 13 सालों तक चला। तो अब सीधा चलते हैं, शुरू करते हैं 2004 से। दरअसल 2004 में महाराष्ट्र के पुणे में एक अर्चना सांगले नाम की महिला, देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, जानकार, मिलनसार, सबसे मिलती, दोस्ती करती, बातचीत करती, सबसे अच्छे खासे ताल्लुक थे, अच्छा खासा संबंध था, परिवार वालों की दुलारी थी। अर्चना धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद हर घर में शादी की चिंता होती है। अर्चना के घर में भी शादी की चिंता होती है। अर्चना के माँ बाप जगह जगह जाते हैं, अर्चना के लिए रिश्ते देखते हैं। और एक लड़का जो वहीं पुणे का था, लड़का नौकरी भी करता था, कोई नशा वगैरह भी नहीं था। घर वाले इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अर्चना भी शादी से बेहद खुश होती है। शादी की डेट मुकर्रर होती है, शादी हो जाती है। उसके बाद अर्चना अपने पति के साथ उसी पुणे शहर के सांगवी इलाके में जाती है। जाने के बाद शिफ्ट हो जाती है। थोड़ा समय बीतता है, अर्चना को भी लगता है कि अब कुछ किया जाए, कब तक पति के पैसे पे मैं ऐश करूँगी, अगर कुछ मैं भी करती हूँ तो घर परिवार में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। लिहाजा जो अर्चना है वो भी एक स्कूल जाती है, चूँकि ये पढ़ी लिखी थी। स्कूल में जाती है और कहती है कि मैं आपके यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ। स्कूल वाले अर्चना का इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में पास होती है। पास होने के बाद ये वहाँ पे ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद पढ़ाने लगती है। पति भी कमा रहा था, ये भी कमा रही थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, ज़रूरतें भी बहुत कम थी, चूँकि बस ये 2 लोग थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अर्चना के पति में और अर्चना में जो तकरार है वो बढ़ती जा रही थी। शादी के जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे, अर्चना अपने पति से परेशान रहने लगी। पति भी अर्चना को तंग करता, बुरा भला कहता। बात मायके भी जाती है। अर्चना रोते हुए अपने माँ बाप से सारी बात बताती है, कहती है कि इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ये सुझाव नहीं देगा कि आप अपने पति को छोड़ दीजिए, आप उससे अलग हो जाइए। माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं, अपने दामाद को समझाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, ये रिश्ता अर्चना के लिए एक तरह से घुटन बनता जा रहा था। अर्चना अपने पति के साथ एकदम खुश नहीं थी, उसे छोड़ना चाहती थी। और इसी बीच साल 2005 में अर्चना की मुलाकात होती है
एक एनजीओ के मालिक से, जिसका नाम संतोष कातोरे था। संतोष सूर्य प्रकाश फाउंडेशन, इस नाम से एक एनजीओ चलाता था, समाज सेवा करता था। लिहाजा जब अर्चना इस लड़के से मिलती है, इसके बातचीत का तरीका, इसके बातचीत का लहजा इतना अच्छा था कि अर्चना एक झटके में इस लड़के को पसंद करने लगती है। उसके बाद इस लड़के से दोस्ती करती है। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब अर्चना शादीशुदा होने के बावजूद भी एक लड़के से प्यार करने लगी थी। थोड़ा और समय बीतता है। बीतने के बाद पति पत्नी में तकरार भी बढ़ती है और 15 दिसंबर साल 2005 ये दोनों एक फ्लैट खरीदते हैं, जो संतोष था और अर्चना था। अर्चना भी उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है, संतोष भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है। दोनों पैसे मिलाते हैं, मिलाने के बाद एक फ्लैट खरीदते हैं और 15 दिसंबर साल 2005 को दोनों इसी फ्लैट में लिव इन में रहने लगते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये बात जैसे ही अर्चना के माँ बाप को पता चलती है, अर्चना के माँ बाप के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि एक बेटी जिसकी उन्होंने बहुत शान से शादी की थी, बड़ी शौक से शादी की थी, वो बेटी किसी और के साथ लिव इन में रह रही थी। माँ बाप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। माँ बाप इस लड़की से अपना संबंध ख़त्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अर्चना अपने बारे में, अपने इस नए साथी के बारे में, संतोष के बारे में अपने माँ बाप को जब बताती थी, समय जैसे जैसे बीतता जा रहा था, माँ बाप भी अब संतोष से खुश रहने लगे थे, संतोष के लिए कन्विंस हो चुके थे। इधर जो अर्चना का पति था वो भी अर्चना को छोड़ चुका था, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो चुका था। इधर अर्चना भी संतोष के साथ खुश थी, उसके पास खुशियों की कमी नहीं थी, मानो खुशियों का अंबार लगा हो। एनजीओ से भी जो कुछ इनकम होती, बाकी कामों से भी जो कुछ इनकम होती। इधर अर्चना खुद पढ़ा भी रही थी, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। संतोष प्यार भी बहुत करता था। दोनों ने एक बड़े पॉश इलाके में, पुणे के बाड़ेर के संस्कृत प्रांगण में फ्लैट लिया था। अब जो लोग पुणे के होंगे उन्हें पता होगा कि ये फ्लैट या फिर ये लोकेशन कितनी पॉश इलाके की है, कितनी महंगी ज़मीन वहाँ पे मिलती है, कितना महंगा फ्लैट मिलता है। तो ऐसे पॉश इलाके में ये दोनों रह रहे थे। आसपास पैसे की कमी नहीं थी, लोगों में एक रुतबा था, चूँकि एक एनजीओ मालिक के साथ ये रह रही थी। सारी चीज़ें बड़ी सही चल रही थी। एक साल बीतता भी है, लेकिन 4 नवंबर साल 2006 को जो अर्चना सांगले है, अचानक से गायब हो जाती है। माँ बाप फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अब जब बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ, तो जिसके साथ अर्चना रह रही थी उसके पास फ़ोन करते हैं, संतोष के पास। संतोष से जब बात होती है तो संतोष भी इधर हैरान परेशान था, कह रहा था कि पिताजी आपको ये बात मैं बताने वाला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे बताऊं, 1-2 दिन से अर्चना का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब इधर ये बात जब माँ बाप सुनते हैं तो भागते हैं। भागने के बाद संतोष के पास आते हैं। उसके बाद ये दोनों थाने जाते हैं, चतुर्श्रृंगी थाना। चतुर्श्रृंगी थाने में जाते हैं। जाने के बाद अर्चना की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं 4 नवंबर साल 2006 को। मिसिंग कंप्लेन दर्ज होती है, चूँकि मामला बेहद पॉश इलाके था। पुलिस वाले भी फ़ौरन हरकत में आते हैं, जांच पड़ताल में, छानबीन में जुटते हैं। जुटने के बाद आसपास के थानों में भी पूछताछ करते हैं, फ़ोटो वगैरह वायरल करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। इसी बीच एक दूसरे थाने में, मच्छिंद्रगढ़ थाने से एक किला है, वहाँ पे उसी किले में एक लाश मिलती है। लाश एक लड़की की थी। जब पुलिस वालों को ये खबर जाती है, जाने के बाद पुलिस वाले आते हैं, लाश को कब्जे में लेते हैं। आसपास के इलाकों में पूछताछ करते हैं कि कोई इस डिस्क्रिप्शन की महिला, इस एज ग्रुप की महिला गायब अगर हुई हो, किसी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई हो, तो आए, लाश को देखे, शिनाख्त करे, अगर उसके घर की हो तो लाश को लेके जाए, फिर फर्दर कार्रवाई जो होनी होगी। लेकिन उस थाने में ना कोई ऐसी लाश की खबर थी किसी को, ना किसी के घर का कोई गायब था। लिहाजा उस थाने के लोग अब आसपास के थानों में भी फ़ोटो वगैरह सर्कुलेट करते हैं, और इसी में से एक फ़ोटो इस चतुर्श्रृंगी थाने में भी आती है। अब इधर एक महिला की कंप्लेन दर्ज है, इधर एक महिला की लाश दूसरे थाने में मिली है। लिहाजा जब फ़ोटो मैच कराई जाती है तो फ़ोटो मैच कर जाती है। इसके बाद अर्चना के माँ बाप को फ़ोन किया जाता है, माँ बाप आते हैं, इधर संतोष भी आता है, लाश की शिनाख्त करता है, और वो लाश अर्चना की ही होती है।
अब इधर संतोष भी परेशान, इधर माँ बाप भी परेशान कि अचानक से ये घर में बैठे बैठे कहाँ गायब हो गई। बहरहाल पुलिस वाले थोड़ा बहुत पूछताछ इन लोगों से करते हैं, उसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल के सामने आती है तो ये पूरा का पूरा मामला अब गुमशुदगी से हट के मर्डर की तरफ जा चुका था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट गला घोट की हत्या की थी। अब इधर संतोष भी एक तरह से परेशान होता है कि अचानक से उसकी पत्नी ही कहना सही होगा कि उसकी पत्नी जिसके साथ वो रह रहा था उसका गला किसने घोटा। माँ बाप का अलग रो रो के बुरा हाल, पुलिस वाले अलग परेशान कि एक स्पॉट्स इलाके की एक महिला अचानक से गायब होती है, गायब होने के बाद दूसरे थाने में जाती है, थाना क्षेत्र में जाती है, वहाँ पे उसकी लाश मिलती है। कैसे मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, क्यों किया, ये सारे सवाल अभी पुलिस को हल करने थे, उसका जवाब ढूंढना था। परिवार वाले भी प्रेशर बना रहे थे, इधर एनजीओ का मालिक जो संतोष है वो अलग प्रेशर बना रहा था। पुलिस वाले मामले को सॉल्व करने की हर संभव कोशिश करते हैं, न जाने कितने लोगों से पूछताछ करते हैं कि आसपास के इलाकों में कोई देखा गया है, न जाने कितने लोगों की डिटेल लेते हैं, दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक सारे एंगल खंगाले जाते हैं। अर्चना के पति को भी उठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन सारी पूछताछ में सारी शक की सुई जिसके ऊपर जा रही थी, जब जब उससे छानबीन की जाती, जांच पड़ताल की जाती, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। एक साल जैसे ही बीतता है, साल 2007 आता है। जो अर्चना के पिता थे, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब एक बार इस संतोष को भी उठा के आप अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, हो सकता है यही कर दिया हो, चूँकि अगर मेरी बेटी इसी के घर से गायब हुई है तो इसे कुछ न कुछ मालूम ज़रूर होना चाहिए। पुलिस वालों को भी अर्चना के पिता की ये बात समझ में आती है। अर्चना के पिता के कहने पे पुलिस वाले संतोष को भी उठाते हैं, संतोष से भी पूछताछ करते हैं कि जिस दिन ये गायब हुई तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या सबूत है कि तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है। लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में जितने भी जवाब संतोष दे रहा था वो सारे जवाब सही होते हैं। पुलिस वाले उन जवाबों को जब क्रॉस चेक करते हैं तो सारे जवाब सही निकलते हैं। न जाने कितने सबूत संतोष ऐसे देता है जिससे ये प्रूफ होता है कि उस टाइम पर वो घर पे नहीं था जब ये अर्चना गायब हुई थी, लिहाजा पुलिस वालों के हाथ फिर कुछ नहीं लगता। साल 2006 की ये घटना है। साल 2007 में संतोष को पूछताछ के लिए उठाया जाता है, उससे भी कुछ नहीं मिलता। साल 2008 आता है, 9 आता है, 10 आता है। जो अर्चना के माँ बाप थे और जो संतोष था, ये थाने के चक्कर लगाते रहते थे इंसाफ की उम्मीद में कि शायद कहीं से कुछ जानकारी मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उसके बेटी की मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाए। इधर संतोष चाह रहा था कि उसकी प्रेमिका की मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाए। लेकिन सारी छानबीन में, सारी पूछताछ में, सारी चीज़ों में साल दर साल बीतते गए, न पुलिस के हाथ कुछ लगा, न इन परिवार वालों के हाथ कुछ लगा। धीरे धीरे परिवार वाले भी भूल जाते हैं, मामला ठंडे बक्से में चला जाता है। 2012 बीतता है, 13 बीतता है, 14 बीतता है, 15, 16, 17। साल 2017 जैसे ही लगता है तैसे ही अर्चना के पिता को एक बड़ी अजीब बात पता चलती है। किसी ने अर्चना के पिता को बताया कि जो फ्लैट आपकी बेटी ने और उसके आशिक ने, जिसके साथ वो रह रही थी, संतोष ने खरीदा था, वो फ्लैट साल 2014 में बिक चुका है। संतोष ने उस फ्लैट को बेच लिया है। अब ये बात जब पिता सुनते हैं तो पिता को एक बार कुछ समझ नहीं आता कि जो फ्लैट संतोष और अर्चना दोनों के नाम पे था, जिसके नॉमिनी में संतोष का कहीं नामो निशान नहीं था, ना ही ये दोनों शादी कर चुके थे, एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे कि अगर फ्लैट की एक मालिक की मौत हो चुकी है तो उसका जो हकदार होगा उसका पति होगा। तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट संतोष के पास था नहीं, साइन, अंगूठा, सारी चीज़ें, सारी सहमति अर्चना और संतोष दोनों की लगनी थी, तो संतोष अकेले कैसे उस फ्लैट को बेच सकता है। अब ये बात जब पिता सोचते हैं तो सोचने के बाद फ़ौरन फिर से थाने में जाते हैं, इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि साहब जो मेरी बेटी के नाम पे फ्लैट था, उस फ्लैट को उसके आशिक ने बेच लिया है। अब यहाँ पे पिता के दिमाग में ये था कि कायदे से वो प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम पे होनी चाहिए थी, हम लोग उसके नॉमिनी हो सकते थे। ये बेच रहा है, इसने गद्दारी की है, इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं था।
पुलिस वाले भी जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद बस पूछताछ के लिए कि तुमने क्यों बेचा, इसमें कुछ हिस्सा अर्चना के नाम पे किया जाए, ये सारी चीज़ें की जाए। पुलिस वाले बस ये चीज़ जानने के लिए संतोष को उठाने के बाद पूछते हैं कि तुमने कैसे बेचा, क्या बेचा। अब चूंकि बेचने का जो सिलसिला था वो 3 साल पहले हुआ था, संतोष भी अनुमति मांगता है और कहता है कि साहब मुझे परमिशन दी जाए, मैं कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सामने सबमिट करूंगा, चूँकि 2-3 साल का मामला है, सारी चीज़ें मुझे खोजनी पड़ेगी। पुलिस वाले भी परमिशन देते हैं, चूँकि मामला भी कोई बहुत बड़ा था नहीं। परमिशन के बाद 1-2 महीने का ये टाइम लेता है, कुछ डॉक्यूमेंट थाने में ले जाता है, जाने के बाद सबमिट करता है। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उसके बाद घर वालों के कहने पे पुलिस वाले जब इस डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट में एक कागज़ ऐसा था और एक कागज़ पे एक साइन ऐसी थी जिसे देखने के बाद पुलिस वालों का माथा घूम जाता है। दरअसल इस साइन में इस बात का जिक्र था कि साल 2012 में अर्चना ने एक कागज़ पे साइन करके ये सारा फ्लैट संतोष के नाम कर दिया था। अब ये चीज़ जब देखते हैं उसके माँ बाप और पुलिस वाले, तो एक तरह से उनकी हवा ख़राब हो जाती कि जो लड़की साल 2006 में मर चुकी थी, बाकायदा उसकी लाश मिली थी, उसका पोस्टमार्टम हुआ था, वो लड़की साल 2012 में कैसे आके साइन कर सकती है। पुलिस वाले उस संबंधित विभाग में जाते हैं, जाने के बाद संपर्क करते हैं, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि ये लड़की जिसकी ये साइन है वो तो बाकायदा आई थी, आने के बाद खुद से साइन किया था, साइन करने के बाद ही हमने जो ज़मीन के कागज़ हैं और उसके मालिक को संतोष को सौंपा था। अब पुलिस वाले एक तरह से बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये मामला, ये माजरा आखिर है क्या है। एक तरफ एक लड़की की लाश मिली है, दूसरी तरफ वही लड़की साल 2012 में एक सरकारी कार्यालय में जाके बाकायदा हज़ारों लोगों के सामने, न जाने कितने अफसर वहाँ बैठे थे, न जाने कितने लोग रहे होंगे, उनके सामने जाके साइन कर रही है। पुलिस वाले जब कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होने के साथ साथ संतोष को फिर से उठाते हैं और कहते हैं कि जो सारा वाकया था, जो सारा माजरा था अर्चना के मरने का, बाकायदा तुम उसमें शामिल थे, अर्चना के अंतिम संस्कार में शामिल थे, तो अर्चना कैसे आके साइन कर सकती है। अब ये बात जब संतोष के सामने पूछा जाता है तो संतोष कुछ देर तक इधर उधर की बातें करता है, पुलिस वालों को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वालों की जो नज़र होती है बड़ी पारखी होती है। पुलिस वालों को जब लगता है कि ये जो संतोष है कुछ न कुछ छुपा रहा है, बातों को घुमा रहा है, तो पुलिस वाले जब अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद जो कहानी निकल के सामने आई, एक लड़की के मरने से लेके कुछ सालों बाद उसके साइन करने की, वो कहानी इतनी हैरान करने वाली थी कि आज भी जहीन से जहीन दिमाग लोग भी इस कहानी को सुनने के बाद एक बार सकते में आ जाते हैं। दरअसल संतोष बताता है, जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, संतोष टूटता है, तो टूटने के बाद संतोष बताता है कि जो फ्लैट हमने साल 2005 में लिया था, साल 2006 में उसकी अच्छी खासी रकम बढ़ चुकी थी। हम उस फ्लैट को बेचना चाह रहे थे और इस हम का मतलब सिर्फ संतोष और उसकी कंपनी थी और उसके कुछ दोस्त थे। अर्चना का भी इसमें पैसा लगा था, अर्चना भी बाकायदे कागज़ों में अर्चना का नाम दर्ज था। अर्चना की बिना मर्जी के बेचा नहीं जा सकता था, लिहाजा संतोष अर्चना से बात करने के लिए, अर्चना को समझाने के लिए बार बार कोशिश करता है, न जाने कितनी बार कहता है कि इस फ्लैट को हम बेच देते हैं, अच्छा खासा पैसा हमें मिल जाएगा, इस पैसे से हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन अर्चना बार बार मना करती। संतोष फिर समझाता, अर्चना फिर मना करती। ये बात इसने जब अपने दोस्तों को बताई, ये 3 लोग थे, तीनों लोग जब बैठते हैं, बैठने के बाद इस टॉपिक पे बार बार चर्चा होती। इधर दोस्त कहते हैं कि जल्दी से बेचो, कुछ आगे करते हैं, इसमें बिजनेस करेंगे। इधर जो अर्चना थी वो मना करती। तो फिर इन तीनों लोगों ने अर्चना को रास्ते से हटाने का ही प्लान बना लिया और इस प्लान के तहत 1 दिसंबर साल 2016 को जो संतोष है वो अर्चना से कहता है कि चलो, हम लोग इतने दिन से साथ रह रहे हैं, हम आज तक कहीं दर्शन करने नहीं गए, हमें कायदे से कहीं जाना चाहिए, अपनी अच्छी गृहस्थी की शुरुआत के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। अर्चना को भी ये बात समझ में आती है। आने के बाद अर्चना कहती है कि कहाँ चलना है, तो संतोष कहता है कि कोल्हापुर में एक बड़ा सिद्ध मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं, 1-2 दिन घूमेंगे, ठहरेंगे, घूम टहल के आ जाएंगे, मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे। इसके बाद अर्चना मान जाती है, सामान वगैरह पैक करती। ये दोनों बाकायदा मंदिर जाते हैं, जाने के बाद दर्शन करते हैं।
दर्शन करने के बाद जैसे ही लौटते हैं तो लौटते समय रास्ते में ही उसी किले के पास अचानक से ही गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद सारे लोग उतरते हैं, अर्चना भी उतरती है और एक बैग से अर्चना के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका गला दबाते हैं। गला तब तक दबाते हैं जब तक अर्चना की जो सांसें हैं वो टूट नहीं जाती। गला दबाने के बाद उसे खाई से नीचे फेंकते हैं। उसके बाद फिर अपने घर पे आते हैं और ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसे जब संतोष दर्शन के लिए गया था अपने दोस्तों के साथ, तो उस समय अर्चना घर पे ही थी। दृश्यम स्टाइल में माया जाल बुनते हैं, पुलिस वाले भी इस जाल में फंसते हैं। इसके बाद अब चूंकि फ्लैट बेचना भी था, लेकिन इस मामले के दबने से पहले बेचा भी नहीं जा सकता था। इसके बाद जो संतोष था और उसके जो दोस्त थे बाकायदा सालों तक इंतजार करते हैं, चूँकि 8 साल 2007-2008 तक ये मामला बार बार प्रकाश में आ रहा था। बार बार माँ बाप थाने के चक्कर लगा रहे थे, लिहाजा ये 2012 तक इंतजार करते हैं। उसके बाद एक दूसरी महिला को अर्चना की आइडेंटिटी देते हैं। उसी आइडेंटिटी के साथ बाकायदा वो जाती है। जाने के बाद उससे संबंधित ऑफिसरों के सामने जो ज़मीन के मामलों में होते हैं उनके सामने जाती है। जाने के बाद उस ज़मीन को, उस फ्लैट को संतोष के नाम करवाते हैं उस फर्जी महिला से। अब उन अफसरों को क्या पता था कि ये महिला कोई दूसरी है। ज़मीन जायदाद और वो फ्लैट जब इसके संतोष के नाम हो जाता है, उसके बाद फिर ये 2 साल इंतज़ार करता है कि अगर मामला कहीं फंस रहा हो तो उस चीज़ के लिए तैयार रहता है। 2 सालों तक जब ये इंतज़ार करता है और कहीं से भी किसी को भनक नहीं लगती कि कोई फर्जी महिला आके अर्चना बन के साइन कर चुकी है, तो 2 साल बाद ये उस फ्लैट को बड़े अच्छे दाम पे किसी दूसरे आदमी को बेच देता है। बेचने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब चूँकि जब वहाँ से निकलता है और इस बात की जानकारी कुछ लोगों को होती है, तो उसी में से किसी ने इस बात की खबर अर्चना के पिता को दे दी और ये सारा मामला खुला। अब पुलिस वाले जब इस मामले में पूछताछ कर ही रहे थे, छानबीन कर ही रहे थे, तभी पता चलता है कि जो संतोष है ये एनजीओ की आड़ में सेक्स रैकेट भी चला रहा था। यानी कायदे से संतोष से एक फ्लैट के मामले में ये पूछताछ हुई कि आपने कितना पैसा लिया, इसमें से कुछ पैसा अर्चना के नाम पे भी होना चाहिए, उसका जो हक है वो किस अर्चना के माँ बाप को दिया जाए। इससे ये मामला कत्ल की तरफ जाता है, कत्ल का खुलासा होता है। उसके बाद पता चलता है कि एनजीओ की आड़ में सेक्स रैकेट भी चल रहा था। और ये सारी चीज़ें जो संतोष है बिना डरे कई सालों से कर रहा था। तो आप सोच के देखिए कि पुलिस एक बार हार जाती है, एक बार फेल हो जाती है, लेकिन किसी दूसरे मामले में जब इस आदमी से पूछताछ की जाती है तो 2 और मामले खुल जाते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक आदमी ने, एक कातिल ने पुलिस वालों को लगभग 10 सालों तक मूर्ख बनाया। उनके सामने बाकायदा वो जाता, जाने के बाद अपनी ही पत्नी के लिए रोता, कहता कि उसे खोजिए। सारे सबूत वो मिटा चुका था। पुलिस वाले एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उसके बाद भी पुलिस वालों के हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ता। लेकिन एक दूसरे मामले में ये आदमी पकड़ा जाता है और इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और बस पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।